हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है हिंदी का विकास क्रम। इस टॉपिक के अंतर्गत हम विभिन्न प्रश्नों को पढ़ेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो स्वागत है आपका यूके जी के विद साम सर में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं हिंदी भाषा के विकास क्रम में भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अनेक अर्थपूर्ण शब्दों को जब हम प्रस्तुत करते हैं, अनेक अर्थपूर्ण शब्दों को जब हम प्रस्तुत करते हैं वह भाषा कहलाती है। इंपॉर्टेंट कोटेशन होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर ये एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाता है अनेक अर्थपूर्ण शब्दों को जब हम प्रस्तुत करते हैं उसे क्या कहा जाता है। नंबर 1 आ जाएगा भाषा, दूसरा आ जाएगा शब्द, तीसरा आ जाएगा वर्ण। इस तरीके से एक कोटेशन देगा या ऑप्शन देगा तो आप वहाँ पे को समझना, अनेक अर्थपूर्ण शब्दों को जब हम प्रस्तुत करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे भाषा कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट और समझते हैं यहाँ पे को, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अब देखो, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अब जैसे अब कैसे नियमबद्ध व्यवस्था है इसको समझते हैं। जैसे पहले बच्चा सुनता है, सबसे पहले बच्चा क्या करता है, जब पैदा होता है तो वह सुनता है, बोलने नहीं लग जाता। पहले क्या करता है, बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है, फिर लिखता है। तो ये क्या हो गया, एक क्रम है, निश्चित क्रम है ये, ठीक है। ये जो होगा एक निश्चित क्रम होता है, भाषा सीखने का एक क्रम होता है ये, इसीलिए क्या हो जाएगा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट को समझते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। अब देखो ये कैसे परिवर्तनशील है इसको समझते हैं। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। जैसे सबसे पहले क्या आता है, आया था, किससे हिंदी भाषा का निर्माण हुआ था, आप सभी को पता है। जैसे संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवट, फिर प्राचीन हिंदी। तो ये एक क्या है, निरंतर परिवर्तनशील है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट, अवट से प्राचीन हिंदी। तो ये क्या है, एक क्रमबद्ध यानी निरंतर परिवर्तनशील है। क्या है, भाषा एक निरंतर परिवर्तनशील है। तो इस माध्यम से आपको आई थिंक ये अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है भाषा के बारे में एक और कोटेशन समझते हैं। भाषा का प्रभाव जटिलता से सरलता की ओर होता है, जटिलता से सरलता की ओर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़े से आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस है, ठीक है। आप रैंडम पढ़ोगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्या कह रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रत्येक पॉइंट, जितने भी ये कोटेशन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, प्रत्येक का महत्व है अपने आप में, ठीक है। गप्पे नहीं लगा रखी हैं, इन सभी को आपको अच्छे से समझना है। अब देखो क्या कहा गया इसमें, भाषा का प्रभाव जटिलता से सरलता की ओर होता है। कैसे होता है भाई, ठीक है। अब देखें इसको। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में पहले अंग्रेजी पढ़ना कठिन लगता है, बाद में वह भाषा सरल लगने लग जाती है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे, अगर आप इंग्लिश स्पोकन हिंदी भाषी क्षेत्र के हो और आप क्या करते हो, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, तो पहले बहुत टफ होता है, समझ नहीं आ रहा होता है कैसे बोलना है कैसे नहीं। बाद में क्या होता है, जब आपको आने लग जाता है तो वही भाषा क्या होता है, बिल्कुल सरल होने लग जाती है, ठीक है। बस यही चीज़ आपको यहाँ पे को बताई गई है। भाषा का प्रवाह कैसे होता है, जटिलता से सरलता की ओर होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अगला देखिए, पांचवा पॉइंट है, भाषा अर्जित संपत्ति है, अर्थात भाषा को सीखा जाता है। दोबारा समझिए इसको, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, इसका मतलब है भाषा को सीखा जा सकता है, भाषा को सीखा जा सकता है, अर्थात कोई भी भाषा होगी हम उस भाषा को सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट है छठा, भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा सामाजिक वस्तु है, क्योंकि भाषा हमें समाज से ही सीखने को मिलती है, समाज से सीखने को मिलती है। अगर आपको अकेले किसी जंगल में छोड़ दिया जाए, आप भाषा नहीं सीखोगे, यही चीज़ यहाँ पे को बोला जा रहा है। अब जंगल में भी आप कहोगे, जंगल में भी आपको अकेला छोड़ दिया जाए, ऐसे भी नहीं, वहाँ पे भी पशु पक्षियों के साथ रहोगे तो उसका भी एक समाज बन जाएगा, ठीक है। आपको सिंगल छोड़ दिया जाए, ठीक है,
तो उससे संबंधित है। भाषा एक सामाजिक वस्तु है, समाज में रहकर आप भाषा को सीख सकते हो। फिर अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट पे आ जाइए। भाषा व्यावहारिक वस्तु है, ठीक है। यानी भाषा एक व्यावहारिक वस्तु का मतलब हुआ आप भाषा सीखने के बाद दूसरे व्यक्ति के साथ एक निश्चित व्यवहार करने लग जाते हो। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। यही चीज़ यहाँ पे को बोली जा रही है, अर्थात भाषा व्यावहारिक वस्तु है। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, 8th पॉइंट पे आए दोस्तों। बच्चा अपनी मातृभाषा अर्जन द्वारा सीखता है। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ठीक है। बच्चा अपनी मातृभाषा जो पहली लैंग्वेज है वो किसके माध्यम से सीखता है? अर्जन के द्वारा सीखता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोटेशनों का स्टार लगाना है। अब देखिए दूसरा है, बच्चा अपनी दूसरी भाषा अधिगम अर्थात लर्निंग के द्वारा सीखता है। सपोज आपने बचपन से हिंदी, जब आप पैदा हुए तो आपने हिंदी सीखी, आप बिना सीखे हिंदी सीख लेते हो, सुनकर किसी माहौल में, उसी माहौल में ढल जाते हो, ठीक है। आपके पेरेंट्स हिंदी बोलते हैं, आपके पड़ोसी या आपके दोस्त हिंदी बोलते हैं, आपको उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, वो हो गई मातृभाषा। अब दूसरी लैंग्वेज, सपोज आप दूसरी लैंग्वेज सीखते हो तो वो आप अधिगम यानी लर्निंग के द्वारा सीखोगे। दूसरी भाषा आप किसके द्वारा सीखोगे? लर्निंग के द्वारा सीखोगे, ठीक है। लर्निंग का मतलब हुआ जैसे आपको ग्रामर सीखना पड़ सकता है उसके लिए, या आपको स्पोकन में जाना पड़ेगा, इसको अगर अंग्रेजी की बात कहें तो, ठीक है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, 10th पॉइंट पे आई दोस्तों। यहाँ पे को क्या है इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पॉइंट, भाषा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होता है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। भाषा दो प्रकार की होती है, मौखिक तथा लिखित। ज्ञात हो कि भाषा का वास्तविक रूप मौखिक होता है। इंपोर्टेंट कोटेशन है, भाषा का वास्तविक रूप कौन सा होता है? मौखिक होता है। भाषा कितने प्रकार की होती है बताइए शाबाश? मौखिक होती है और लिखित होती है, ठीक है। भाषा का प्राथमिक रूप सांकेतिक होता है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? सांकेतिक होता है, यानी बच्चा सबसे पहले संकेत करना सीखता है। बस यही चीज यहाँ पे को भी बताई गई है। प्राथमिक रूप कौन सा होता है? सांकेतिक होता है। मौखिक और लिखित भाषा क्या होती है? ये भाषा के प्रकार होते हैं। प्राथमिक रूप कौन सा होता है? सांकेतिक होता है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट नंबर 12 में आ जाइए, पॉइंट 12 को देखो। प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है। प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ अब ये कैसे होती है। प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है, ठीक है। अब सपोज आप देखिए यहाँ पे आप मैथ से पढ़ते हो माना, ठीक है। आप मैथ से पढ़ते हो तो अब यहाँ पे को क्या आ जाएगा देखिए, वो भी तो किसी न किसी भाषा में पढ़ाया ही जाता होगा ना, ठीक है। बस यही चीज़ आपने यहाँ पे को समझनी है। प्रत्येक कक्षा किसकी कक्षा होती है? भाषा की कक्षा होती है। अब देखो इसी में आगे को क्या बताया गया है, अर्थात यदि हम कोई भी विषय पढ़ते हैं वह किसी न किसी भाषा में जरूर होगी, इसलिए प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट है आपको अच्छे से समझने हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। वन लाइनर नहीं है दोस्तों ये, ठीक है। वन लाइनर फॉर्म पे नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको वास्तव में नॉलेजेबल बनना है, नॉलेज प्राप्त करना है, तो ये वीडियो पूरा देखो और समझो उसको, अपनी कॉपी में लिखो ये पॉइंट और उसके बाद फील करो, एनालाइज करो। अगर समझ नहीं आता है तो मेरे को कमेंट करो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक भी करो। अब देखिए भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। उच्चारण की स्पष्टता है। जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में यदि कोई अंग्रेजी बोलता है तो उस व्यक्ति का सही शब्द उच्चारण देखा जाता है, ठीक है। अब देखो, अब कोई फ्यूचर को फटूरे बोलता है, नेचर को नटूरे बोलता है, तो वहाँ पे सीधा सीधा पकड़ा जाएगा, यानी वो व्यक्ति, यानी इस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आती है। बस यही चीज़ आपने यहाँ पे भी समझना है। अर्थात भाषा अध्ययन का मुख्य तत्व क्या है? उच्चारण की स्पष्टता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट समझ आ रहा होगा। अब देखिए अगला पॉइंट है, प्रत्येक भाषा
की भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। ठीक है, ये वाला देखिए। अब कैसे भौगोलिक सीमा होती है, जैसे हिंदी भाषी जो व्यक्ति होंगे, जैसे किसी क्षेत्र में हिंदी बोला जाता है तो हिंदी भाषा को अमेरिका में नहीं बोला जाता है। ठीक है, या बोल भी लोगे तो कोई समझने वाला नहीं है, बस हो गया। तो उसकी क्या होगी, एक लिमिट हो गई है। ठीक है, उत्तराखंड की जो भाषा है, अब इसी को आप पंजाब में जाके बोलोगे पंजाबी उसमें, तो वहाँ पे समझ नहीं आएगा, उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। मराठी वाले समाज में घुस जाओगे, वहाँ जीवन व्यतीत करोगे तो उनको समझ नहीं आएगा क्या बोला जा रहा है। तो वहाँ पे को क्या हो जाएगा, भाषा की एक निश्चित भौगोलिक सीमा हो जाएगी, दूसरे भौगोलिक सीमा पे उसका कोई अस्तित्व नहीं है। यही चीज़ यहाँ पे को बताया जा रहा है। ठीक है, के अनुसार पहले बच्चे में विचार का विकास होता है। सबसे पहले क्या होता है, बच्चे में विचार का विकास होता है तथा बाद में भाषा का विकास होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, पहले बच्चे में किसका विकास होता है, विचार का विकास होता है, बाद में किसका विकास होता है, भाषा का विकास होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला, देखें हिंदी साहित्य पे सब किसने ये बोला है, सबसे पहले बच्चे में विचार का विकास होता है तथा बाद में भाषा का विकास होता है। तो आपका आंसर होगा कौन सा, पियाजे, जीन पियाजे, इनका पूरा नाम था जीन पियाजे। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट टाइटल देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा का संस्कृति से संबंध। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडिंग वाइज लगा रखा है, आपने डिक्टो ऐसे ही अपने कॉपी में लिखना है और इसको रीड करना है। ठीक है, पहले लिखो, उसके बाद हेडफोन कान पे लगाइए और इस वीडियो को 2-3 बार सुनो, आपका सारा ये याद हो जाएगा। कंडीशन ये है, पहले इन सभी को आपने एक एक वर्ड करके अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप इसको सुनो, आपको पूरा याद हो जाएगा। अब देखिए पॉइंट क्या है, देखिए हिंदी भाषा का संस्कृत से संबंध है। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, संस्कृत को हिंदी की आदिजननी कहा जाता है। तो बस यही संबंध है इसका, हिंदी से संस्कृत का क्या संबंध है, संस्कृत को हिंदी की आदिजननी कहा जाता है। हिंदी की आदिजननी किसे कहा जाता है अगर पूछा जाए तो आंसर होगा संस्कृत। ठीक है, कई बार आपने ये वाला पॉइंट एग्जाम में देखा भी होगा। अब देखिए सेकंड पॉइंट देखिए, भाषा, इसको मैंने अंडरलाइन कर रखा है, भाषा। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है। ठीक है, अब ध्यान से समझना पॉइंट क्या है, किसके बारे में बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इसको स्टार लगाना आपने। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी, अर्थात जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है, जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है वह भाषा कहलाती है। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा जाता है, देखिए दोस्तों, भाषा संस्कृत के किस धातु से बनी है, संस्कृत के किस धातु से बनी है, तो आ जाएगा कौन सा, भाष धातु से, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, और जिसका अर्थ क्या है, व्यक्त वाणी। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है, भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है, अतः हिंदी भाषा का विकास निम्न प्रकार से हुआ है। अब देखिए भाषा निरंतर परिवर्तनशील है ऐसा बोला जा रहा है। अब परिवर्तनशील कैसे, इसको समझते हैं। ठीक है, अब इसका जिसका विकास निम्न प्रकार हुआ है, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्रारंभिक हिंदी, अर्थात संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, अवहट्ट के बाद प्रारंभिक हिंदी का विकास होता है। तो इसका मतलब वह भाषा एक निरंतर परिवर्तनशील है। अब दूसरा पॉइंट देखिए इसी वाले पे, अगर ऑप्शन पे आपको ये संस्कृत, पाली, प्राकृत ये वाला ऑप्शन दिया होगा तो आंसर सही हो जाएगा, या इसी को आप दूसरे तरीके से भी सीख सकते हो। देखिए हिंदी विकास का क्रम निम्न प्रकार हुआ है, तो ये भी सही होगा। तो दोनों पॉइंट, कभी ये पूछता है कभी ये वाला पूछता है, तो दोनों आपने इसको समझना है। ठीक है, ये पूछ देगा, देखिए खड़ी बोली का विकास किस प्रकार से हुआ है, या हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ है। अगर पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा तो ये आंसर होगा, दूसरा ऑप्शन आएगा तो ये आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले को समझते हैं, तो कैसे इसका विकास हुआ है। संस्कृत, पाली,
प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी। सौरसेनी के बाद आ रहा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इंक्लूड होता है कौरवी या खड़ी बोली। ठीक है, आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी से संबंधित अब यहाँ पे कोई एक हेडिंग लगा रखी है, हिंदी का फारसी भाषा से संबंध। हिंदी का फारसी भाषा से संबंध। अब देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे को समझते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। अब देखिए पहला पॉइंट देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। देखिए हिंदी के बारे में बोला गया है। ठीक है, हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ज्ञात हो कि अब इसमें एक ऐड कर रखा है मैंने, ये वाला फैक्ट देखिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैंने एक फैक्ट ऐड कर रखा है, ये वाला कोटेशन। ठीक है, ज्ञात हो कि भाषा, यहाँ पे को देखो ये भाषा के लिए बात चल रही है। इससे पहले वाले में क्या था, यहाँ पे हिंदी था। ये बारीकी से समझना आपने, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में। ज्ञात हो कि भाषा, यहाँ पे मैं भाषा बोल रहा हूँ, ज्ञात हो कि भाषा संस्कृत भाषा के भाष धातु से बनी है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो फारसी कब लिखना है और संस्कृत कब लिखना है, इस चीज़ को आपने यहाँ पे को समझना है। फारसी और संस्कृत है, हिंदी आएगा तो फारसी है, भाषा आएगा तो संस्कृत है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। भाषा आएगा तो संस्कृत है और फारसी भाषा आएगा तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आई थिंक आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, फारसी से इससे क्या संबंध है। हमारी भाषा का नाम हिंदी, हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। ईरानी लोग संस्कृत को तथा ईरानी लोग संस्कृत का सौ ध्वनि फारसी में ह बोली जाती है। दोबारा समझना है इस वाले पॉइंट को। अब क्या बोला जा रहा है, देखिए इसमें हमारी भाषा का नाम हिंदी ईरानियों की देन है। ईरानी लोग संस्कृत का सौ, जो ये वाला सौ है, संस्कृत का सौ ध्वनि फारसी में ह बोली जाती है। जैसे सप्ताह को हफ्ताह, असुर को अहुर, सिंधु को हिंदू आदि। ठीक है, यानी कुल मिला के यहाँ पे को कहने का मतलब ये है, जो ईरानी लोग थे शौ को क्या बोलते थे, ह बोलते थे। अब जो 100 साउंड होता था उसको ह बोलते थे, तो सप्ताह को क्या बोल देते थे, ये हफ्ताह। तो सिंधु को क्या बोलते थे, हिंदू। हिंदू से ही बन जाएगा कौन सा, हिंदी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते, देखिए दोस्तों यहाँ पे को मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में, मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जबान ए हिंद शब्द का प्रयोग मिलता है। कौन से शब्द का, जबान ए हिंद शब्द का प्रयोग मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोबारा रीड करते देखिए इसको। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की संस्कृत भाषा, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के लिए जबान ए हिंदी शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है, अब एक फैक्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, देखिए एक्स्ट्रा। ज्ञात हो कि हिंदी शब्द, इसको ध्यान से समझना, ज्ञात हो कि हिंदी शब्द भाषा विशेष का वाचक न होकर भाषा समूह का नाम है। ठीक है, ये हिंदी शब्द किसी भाषा विशेष का वाचक न होकर क्या है, भाषा समूह को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखिए अगला पॉइंट है सफरुद्दीन का जफरनामा। अब देखो सफरुद्दीन का जफरनामा का संबंध हिंदी से किस प्रकार से है, इसको यहाँ पे को एक्सप्लेन किया गया है। सफरुद्दीन का जफरनामा, अब देखो इसको समझते हैं। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सफरुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। किस में मिलता है, सफरुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। ठीक है, भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सफरुद्दीन के जफरनामा में मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का हिंदी भाषा से क्या संबंध है, इस वाले पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है।
पहला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है या ब्राह्मी है, तो कौन सी है, देवनागरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कोई फैक्ट ऐड कर रखा है, ज्ञात हो कि मैथिली बोली की लिपि, ज्ञात हो कि मैथिली बोली की लिपि देवनागरी तथा तिरहुता लिपि है, देवनागरी तथा तिरहुता लिपि है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, देवनागरी से संबंधित है, देवनागरी लिपि से संबंधित। देवनागरी लिपि का उद्गम ब्राह्मी लिपि से हुआ है, देवनागरी लिपि का उद्गम ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ज्ञात हो कि ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन, ज्ञात हो कि ब्राह्मी लिपि को सबसे प्राचीन लिपि माना जाता है। किसको माना जाता है, ब्राह्मी लिपि को सबसे प्राचीन लिपि माना जाता है। फिर अगला पॉइंट देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख 9वीं सदी के गुजराती राजा जय भट्ट के लेख से मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको स्टार लगाना। ये सारे पॉइंट देखिए दोस्तों, आपने सुनते नहीं रहना है, कॉपी में लिखना है। ठीक है, कॉपी में लिखो इसको और सुनते जाइए, एनालाइज करते जाइए। ठीक है, फिर उसके बाद आप मेरे को बताना है अगर याद नहीं होगा तो। ठीक है, पहले कॉपी में लिखो, 2-3 बार वीडियो को सुनो, आपको पूरा सब याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे को पॉइंट मैंने ऐड कर रखे हैं, एग्जाम दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्ञात हो कि भाषा लिखने का तरीका लिपि कहलाता है, भाषा लिखने का तरीका क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 4th पॉइंट पे आइए। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या देखिए, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोला गया है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में माना जाता है, गुजरात राज्य में माना जाता है। किस लिपि का प्रयोग, देवनागरी लिपि का प्रयोग। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे आइए। अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। दोबारा समझते हैं, अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि 343(1) में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किस में कहा गया है, अनुच्छेद 343(a) में कहा है या 343(1) में कहा गया है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, 6 पॉइंट देखिए यहाँ पे को, अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि, अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं, वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाएं। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 351 में कहा गया है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखिए, 7वां पॉइंट है, 1935 में नागरी सुधार समिति का गठन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब किया गया था, 1935 में किया गया था, नागरी सुधार समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1935 में। 1935 में नागरी सुधार समिति का गठन किया गया है। ऐसे पूछा जाएगा, देखिए दोस्तों, नागरिक सुधार समिति का गठन कब किया गया था, तो आंसर होगा कब, 1935। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, बताओ शाबाश, 1935 में हुई थी। अब देखिए अगला पॉइंट देखते हैं, 1945 में नागरी प्रचारणी सभा ने लिपि समिति का गठन किया था। किसका गठन किया था, लिपि समिति का गठन किया था। कब किया था, 1945 में किया था। किसने किया था, नागरी प्रचारणी सभा ने किया था। आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए 9th पॉइंट पे आते हैं, 9 पॉइंट नंबर 9 पे आइए। 9 पे, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में देवनागरी सुधार समिति का गठन किया था। कब किया था, 1947 में किया था। किसका गठन, देवनागरी सुधार समिति का गठन किया था 1947 में। किसने किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने किया था, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। कौन थे, नरेंद्र देव थे। अब देखिए पॉइंट एक मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पे एडिशनल, ज्ञात हो कि भाषा तथा लिपि एक दूसरे के क्या है, पूरक है।
एक दूसरे के पूरक है यानी संबंधित है। बहुत डीप से इसको आपने समझना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, भाषा तथा लिपि एक दूसरे के पूरक है। भाषा क्या है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे से बता रखा है। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिपि के बारे में। और लिपि में कौन सा, मेनली देवनागरी लिपि। अब देखिए 10th पॉइंट पे आइए दोस्तों, पॉइंट नंबर 10। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की, दोबारा समझते हैं इसको। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 में हुई बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उप राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। किसने की थी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। किसकी अध्यक्षता की थी, लिपि सुधार परिषद की अध्यक्षता की थी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको नोट करना है अपने कॉपी में, ठीक है। अब देखिए 11th पॉइंट पे आ जाइए। देवनागरी में अ की बार खड़ी, देवनागरी में अ की बारह खड़ी का सुझाव काका कालेकर ने दिया था, काका कालेकर ने दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए पॉइंट नंबर 12। सावरकर बंधु ने और अ की 12 खड़ी तैयार की थी। अब देखो यहाँ पे अगर पूछा जाएगा सुझाव किसने दिया था, काका कालेकर, 12 खड़ी तैयार किसने की थी, तो आ जाएगा सावरकर बंधु ने तैयार की थी। ये पॉइंट आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। अब देखो अगला, इसी में मैंने एक फैक्ट ऐड कर रखा है। देखिए ज्ञात हो कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर ण य ण न म के स्थान पर अनुस्वार अंक का प्रयोग का प्रस्ताव रखा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ज्ञात हो कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार अंक के प्रयोग का प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने रखा था, ठीक है। किसके स्थान पर, पंचमाक्षर। कौन कौन पंचमाक्षर, ण य ण न म के स्थान पर, ठीक है। श्रीनिवास दास ने कहा था कि महाप्राण वर्ण के बदले अल्पप्राण वर्ण के नीचे कोई चिन्ह लगाया जाए तो इसके वर्णों की संख्या में कमी आएगी। किसने बोला, ये बोला है श्रीनिवास दास ने कहा था कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्पप्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगाया जाए तो इसमें वर्णों की संख्या में कमी आएगी, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट समझते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 13 पे आ जाइए, इसको समझते हैं। देवनागरी लिपि मुख्यतः अक्षरात्मक है, देवनागरी लिपि मुख्यतः अक्षरात्मक है। अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए देवनागरी लिपि मुख्यतः किस प्रकार की है, तो आंसर होगा कौन सा, अक्षरात्मक है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, देवनागरी लिपि नागरी लिपि के पश्चिमी शाखा की प्रमुख लिपि है, ठीक है। देवनागरी लिपि नागरी लिपि के पश्चिमी शाखा की प्रमुख लिपि है। इंपॉर्टेंट कोटेशन है भी। अगला पॉइंट देखिए, हिंदी भाषा का भारोपीय परिवार से संबंध। अभी एक पॉइंट हेडिंग जैसा लगाना आपने अपनी कॉपी में, इसको समझना है। हिंदी भाषा का भारोपीय परिवार से क्या संबंध है, ठीक है। अब पहला पॉइंट देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, इसको समझते हैं। हिंदी भाषा भारोपीय परिवार अर्थात इंडो ईरानी परिवार के ईरानी शाखा के आर्य उपशाखा की एक भाषा है। इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इसको समझना। देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हिंदी भाषा भारोपी परिवार अर्थात इंडो ईरानी परिवार की, इसको आपने स्टार लगाना है, कई बार पूछा गया ये, ठीक है। हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है, ऐसा पूछा जाएगा तो आपने क्या लिखना है आंसर, भारोपी परिवार, भारोपी परिवार या इंडो ईरानी परिवार से संबंधित है, ठीक है। अब देखो इसको पूरा कंप्लीट रीड करते हैं। हिंदी भाषा भारोपी परिवार अर्थात इंडो ईरानी परिवार के भारतीय ईरानी शाखा के परिवार, अगर पूछेगा तो भारोपीय
परिवार अर्थात इंडो ईरानी परिवार लगाना है। शाखा कहेगा तो कौन सा है, भारतीय ईरानी शाखा, भारतीय ईरानी शाखा बोलना है। ईरानी शाखा के भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है, भारतीय आर्य उपशाखा की एक भाषा है। ठीक है, ये कोटेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टैग करना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इससे आगे हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक मैंने ये जितने बता रखे हैं आपने अपनी इसको कॉपी में लिखना है और उसके बाद ये वीडियो 2-3 बार सुनना है, आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर याद नहीं हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट करना। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, टेक केयर।